नमस्कार, सिटीजन वॉइस शो में आप सबका स्वागत है। इससे पहले कि मैं आज प्रोग्राम की शुरुआत करूं, आप लोगों से निवेदन है, सिटीजन वॉइस शो जिसका ऑफिशियल हैंडल एजे सिंह ऑफिशियल है, आत्मजीत सिंह मेरा नाम है। ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, नोटिफिकेशन बटन ऑन करें ताकि ज्यादा से ज्यादा वीडियो आप अपने मित्रों, दोस्तों और कम्युनिटी में शेयर कर सकें, क्योंकि ये जनता की आवाज है। सिटीजन वॉइस शो आपकी आवाज है, आवाम की आवाज है और इसको सब तक पहुंचाना हमारा फर्ज है। आज का प्रोग्राम राहुल गांधी की वोट चोरी कैंपेन को लेकर है। किस तरीके से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को उन्होंने दोषी ठहराया, 3 एग्जांपल्स दी, रजौरा की महाराष्ट्र में, अलन की और उससे पहले बेंगलुरु की महादेवपुरा की सीट की। और उस पर अब बात यह छिड़ रही है कि इंडिया गठबंधन के जो साथी हैं उनमें कुछ संगठन तो राहुल गांधी का साथ दे रहे हैं, कुछ संगठन चुप बैठे हैं। वो क्यों चुप बैठे हैं, क्या प्रेशर, क्या दबाव सेंट्रल गवर्नमेंट का है, इस बात को समझेंगे। और उससे पहले आज एक बड़ी मूव जो हुई वो ये हुई कि कांग्रेस एमपी और लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी ने यह भी कहा कि वोट चोरी क्लेम जो है वो अभी उनका हाइड्रोजन बॉम्ब जो है जिसमें प्रूफ है, वो रियलिटी बता देगा कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किस तरीके से वोटों की चोरी की पावर में आने के लिए वी आर गोइंग टू रिवील अ हाइड्रोजन बॉम्ब दैट इज गोइंग टू डेवस्टेट कंप्लीटली द रियलिटी ऑफ द सिचुएशन। वी हैव 100% ऑफ अ नंबर ऑफ थिंग्स दैट हैव हैपेंड दैट आर गोइंग ऑन। ये उन्होंने एक किया। आज वायनाड में प्रियंका गांधी, राहुल गांधी का प्रोग्राम लगा हुआ था, प्रियंका गांधी वहां गई हुई हैं। उन्होंने ये भी कहा कि वी हैव शोन इट इन महादेवपुरा, वी हैव शोन इट इन अलंड, वी आर गोइंग टू शो इट इन सच अ वे दैट देयर विल बी नो वन इंडिया हु विल डाउट नरेंद्र मोदी जी हैज डन वोट चोरी। तो ये उन्होंने रिएट्रेशन की है अपनी एलिगेशंस की, और ये कहा है कि ज्ञानेश कुमार जो हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, वोट चोरी करने वालों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आज हमारे साथ एक प्रबुद्ध पैनल, राकेश अचल जी वरिष्ठ पत्रकार, बहुत बहुत स्वागत है राकेश अचल जी आपका। और हमारे साथ लुधियाना से राजू विलियम जी, बहुत बहुत स्वागत है राजू विलियम जी आपका। और मैं भी प्रोग्राम की पत्रकार हूँ। शुरुआत, जी जी जी, आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं सर, आप सीनियर जर्नलिस्ट सीनियर जी नहीं, पत्रकार हूँ बस। जी जी जी। मैंने तो सीनियर पढ़ा, वो आपके टैग पे लिखा हुआ है, तभी मैंने कहा। तो एनीवेज, मैं प्रोग्राम की शुरुआत प्लीज करता हूँ। राजू विलियम प्लीज। जी, आज आपसे शुरुआत करता हूँ। तो जी मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आज सुबह आपसे बात जी भी हो रही थी इस बारे में, और ये एक बड़ा सीरियस मुद्दा है, वोट चोरी वाले मुद्दे पे। अगस्त 2025 में राहुल गांधी ने एक्यूज किया था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को वोट थेफ्ट के लिए, 2024 के लोकसभा इलेक्शंस जिसमें सिस्टमैटिकली फ्रॉड किया गया। 1 लाख फेक वोटर्स उन्होंने महादेवपुरा असेंबली सीट में, बेंगलुरु सेंट्रल सीट के बताए, जिसके एपिक नंबर्स, डुप्लीकेट इनवैलिड एड्रेसेस, बल्क रजिस्ट्रेशन एट सिंगल लोकेशन और बहुत सारी चीजें। उसके बाद दूसरे उनका क्लेम जो था वो 5,994 अटेम्प्टेड डिलीशन इन अलंड कर्नाटका अहेड ऑफ 2023 विधानसभा पोल्स, और सर्ज इन वोटर रोल्स जिसमें 70 लाख महाराष्ट्र के लोकसभा और असेंबली वोट पोल के बीच का वोट डिफरेंस। ईसीआई ने ये सब कुछ बेसलेस, फैक्चुअली इनकरेक्ट। उसके बाद उन्होंने कहा ऑनलाइन नहीं हो सकता, पर उन्होंने कहा हमने एफआईआर भी की, इसका मतलब ऑनलाइन आप नेम डिलीशन कर सकते हैं। बूथ में पहला नाम का आदमी बाकी नामों का ऑब्जेक्शन रेज कर रहा है फॉर्म 7 के थ्रू, और ओटीपी भी आ रहे हैं, किस नंबर से ओटीपी जा रहे हैं, किस नंबर पे आ रहे हैं, अभी इसकी तहकीकात होनी बाकी है। रीजनल पार्टीज का रोल, चाहे वो टीएमसी हो, डीएमके हो, शिवसेना उद्धव ठाकरे हो, आम आदमी पार्टी हो, ये कुछ पार्टियां हैं जो इंडिया गठबंधन या कांग्रेस पार्टी के साथ खड़ी हुई हैं। कुछ ऐसी पार्टियां हैं जो कांग्रेस गठबंधन के साथ एसआईआर पर साथ नहीं है, या वोट चोरी के मामले में अभी खुले तरीके से काम नहीं कर रही हैं। सारा माजरा क्या है, आपसे समझना चाहते देखिए, बात ऐसी, बहुत बहुत धन्यवाद आतम जी आपके इस मंच पे दोबारा बुलाने के लिए। देखिए, मामला तो पूरे भारत की जनता है, उसके संज्ञान में है क्या है, और यही बहुत बड़ी बात है कि बहुत अरसे के बाद कोई नेता ऐसा है जिसने उस मुद्दे को उठाया है जो एक आम सामान्य भारतीय वोटर है, उसका 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 सरोकार उसके साथ जुड़ा हुआ है। और इसी वजह से इसकी जो अपील है वो इतनी व्यापक है, वो देश भर में है। कोई भी मुद्दा आप उठा ले, आज तक विपक्ष ने जो उठाया हो, या जब ये भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी इन्होंने उठाया हो, या जब कांग्रेस विपक्ष में है तो इसने उठाया हो, या दूसरी क्षेत्रीय पार्टी, तो यही एक ऐसी चीज है जिसने सब कुछ हिला के रख दिया है। और उसकी एक खास वजह यह है कि बात सिर्फ ये नहीं है कि वोट चोरी,
वोट चोरी, ये जो बैलेट पेपर्स की, बूथ्स की, पोलिंग बूथ्स की रिगिंग, ये अरसे से सुनते आ रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी ने जिस तरीके के साक्ष्य प्रस्तुत किए, इररिफ्यूटेबल, वो सबसे बड़ी बात है और सबसे चौंकाने वाली बात है। उससे तो सब कुछ हिल जाएगा। ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई माफिया ऑपरेट कर रहा हो, एक ऑर्गेनाइज, एक संगठन तरीके से कर रहा हो, और उस टेक्नोलॉजी, डिजिटल टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके, कि जिसके लिए तो पूरा पूरा प्लेनेट जो है उसकी रीच के बाहर नहीं है, एक जगह पे बैठ के आप बहुत बड़ा नुकसान जो है वो कर सकते हैं, जालसाजी कर सकते हैं, आप फ्रॉड कर सकते हैं। राजनीति के बाहर आप देखें तो ये हो रहा है। फाइनेंस के सेक्टर में देखें, जो फाइनेंशियल फ्रॉड्स है, इकोनॉमिक फ्रॉड्स है, वो उसकी किस कदर ऐसा है कि बंदे को भिनक ही नहीं पड़ती कि ऐसा मेरे साथ हो गया। तो ये सबसे बड़ी अचीवमेंट है राहुल गांधी के, जिस तरीके से उन्होंने अपनी इस बात को भारत के लोगों के, भारत के मीडिया के समक्ष रखा है, साक्ष्य के। और यही वजह है जो अभी आपने प्रस्तावना में बोला है कि जो उनका मुख्य टारगेट है वो है चुनाव आयोग। और चुनाव आयोग ये जो साक्ष्य वो प्रस्तुत करते आ रहे हैं, लगातार सिस्टमैटिक तरीके से कर रहे हैं, उसका वो जवाब कैसे दे रहे हैं? वो सिर्फ यही कह रहे हैं कि ये निराधार है। तो इसका मतलब ये है कि वो कहीं ना कहीं इस बात को मान रहे हैं कि उनके पास इस बात का जवाब नहीं है। तो यही राहुल गांधी की जीत है। तो मैं ये समझ रहा हूं कि बात अब कांग्रेस वर्सेस बीजेपी की नहीं है। अब कांग्रेस वर्सेस चुनाव आयोग की नहीं है। राहुल गांधी वर्सेस नरेंद्र मोदी नहीं। अब ये पूरे भारत का पूरा जो हमारी इलेक्टोरल जो डेमोक्रेसी है उसका है, जिसमें ना सिर्फ राष्ट्रीय पार्टियां कांग्रेस और बीजेपी, बल्कि वो तमाम क्षेत्रीय दल जो हमारी चुनावी प्रक्रिया में हिस्सा लेते हैं, सरकारें बनाते हैं, अलायंसेस बनाते हैं, ये सब उनका दायित्व भी बनता है कि वो इस बात पे राहुल गांधी का समर्थन करें। क्यों? क्योंकि राहुल गांधी सिर्फ कांग्रेस का मसला नहीं उठा रहे। राहुल गांधी लोकतंत्र को बचाने का, संविधान को बचाने का और संवैधानिक संस्थाओं को बचाने का, जिसमें से चुनाव आयोग एक है। तो इसलिए दायित्व सबका बन रहा है। यहां पे आप अपनी राजनीति जो है, सत्ता में आने वाली जो एक चुनावी राजनीति है, उसका जो हित है वो आपको पीछे रखना पड़ेगा, क्योंकि ये देश का सवाल है। अब आप देखिए कि ना सिर्फ बहुत सी पार्टियां जो हमारे सामने दोहराने की जरूरत नहीं है कि वो राहुल गांधी के साथ खड़े, वोटर अधिकार यात्रा है, वहां पे स्टालिन भी आए, वहां पे ममता भी आई, वहां पे अखिलेश यादव भी आए, वहां पे तेजस्वी तो उनके साथ ही है, सीपीआईएमएल के वो हैं, और दूसरे अपने वो मिस्टर सानी जो है वहां की बिहार में एक पार्टी का नेतृत्व करते हैं, वो आए, और तमाम बुद्धिजीवी वर्ग आए, तमाम मीडिया वाले लोग हैं, जो संवेदनशील लोग हैं, वो साथ में आए हैं। तो मैं ये सोचता हूं कि इस वक्त वो क्षेत्रीय दल जो बीजेपी के हिस्सेदार हैं सत्ता में, उनको भी उनका दायित्व ये है, उनको अपनी जो राजनीति है राज्य की, उससे ऊपर उठने का उनके पास मौका है। उनकी जवाबदेही बनती है। वो भी दे ऑल्सो ओ एलिजियंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन। वो चुनाव प्रक्रिया में हिस्सा लेते हैं, वो विधायक बनते हैं, वो मेंबर पार्लियामेंट बनते हैं उनके, और वो मुख्यमंत्री बनते हैं, संविधान की ओथ जो है वो कसम लेते हैं। तो ये उनका भी दायित्व है। तो मुझे लगता है कि ये एक ऐसा पहलू है राहुल गांधी के वोट चोरी के अभियान का, जिसमें इन तमाम पार्टियों को भी शामिल होना चाहिए। अगर ये नहीं होते हैं तो याद रखना कि ये पार्टियां, लोग फिर इनसे सवाल करेंगे। अभी तो ये जोड़ तोड़ की राजनीति, अपनी मजबूरियां, सत्ता का सुख भोगने के लिए, मिसाल के तौर पे पंजाब में
हमारे श्रोमणी अकाली दल है, बीजेपी का वो गठबंधन में बहुत देर उन्होंने सत्ता का सुख भोगा है, या फिर अभी मौजूदा जो लोकसभा है इसमें जो तेलुगु देशम है, और उनके साथ उनकी जो वहां पे प्रतिद्वंदी है वाईएसआर कांग्रेस जो है जगनमोहन, वो दोनों ही इनको सपोर्ट कर रहे हैं। तो आपके वो हित रहें, लेकिन जरूरत है कि आप चुनाव आयोग को बोले, अधिकारक रूप से बोले कि भी जो राहुल गांधी कह रहे हैं उसकी जांच होनी चाहिए। अगर आप ये नहीं बोलेंगे तो आज तो आप सत्ता में रहेंगे, लेकिन आने वाला समय ये है कि जिसमें लोग आपसे पूछेंगे, आपसे आपके कंस्टिट्यूएंट्स पूछेंगे, आपका जो वोटर्स है वो आपसे पूछेंगे कि आपने उस वक्त आपने अपनी बनती जिम्मेदारी, अपना दायित्व नहीं निभाया है। तो मुझे लगता है कि ये एक हिस्टोरिक मोमेंट है हमारी इलेक्टोरल डेमोक्रेसी के अंदर, हमारी पार्लियामेंट्री संसदीय जो लोकतंत्र है उसके अंदर, यहाँ पे सबको मिलके अगर ऐसा नहीं करेंगे तो फिर ये तैयार रहे, तो ये ज्यादा देर चलने वाला नहीं है। जिसके बल के ऊपर ये सत्ता में आ रहे हैं केंद्र में और अपने राज्य में, ये तमाम पार्टियां जो हैं, ये सत्ता ज्यादा देर रहने वाली नहीं है। ये एक ऐसा एक दोष है वोट चोरी का, जो ऐसा पीठ पे चिपक गया है। हालांकि राहुल गांधी तो नाम ही नहीं ले रहे हैं, ना तो वो बीजेपी को अक्यूज कर रहे हैं, ना वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम ले रहे हैं, ना अमित शाह का नाम ले रहे हैं, ना उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम ले रहे हैं। वो तो ज्ञानेश कुमार का नाम ले रहे हैं, जो मुख्य चुनाव आयुक्त उनका नाम ले रहे हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये एक ऐसा मोमेंटस बात है, मुद्दा है कि जो चिपक गया है उनके, जिनको वो टारगेट कर रहे हैं, और बीजेपी बाय डिफॉल्ट वो मान रही है कि भैया हम ही हैं इसके पीछे, ये बताने की जरूरत नहीं है। और दिस राहुल गांधी हैज टेकन दिस कैंपेन टू अ नो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। जी जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। हमारे साथ दया सिंह जी जुड़ गए हैं। दया सिंह जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। आप प्रेसिडेंट सिंह सभा गुरुद्वारा गुड़गांव के भी हैं और हरियाणा के एसजीपीसी में भी एक प्रभुत्व चेहरा हैं, और सिख पॉलिटिक्स में बहुत सारे लोग हरियाणा, पंजाब के आपको जानते हैं। मैं जी राकेश अचल जी से सवाल लूँ, उससे पहले मैं कुछ बताना चाहता हूँ। राकेश अचल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राकेश अचल जी, कल जो राहुल गांधी ने कहा, उन्होंने कहा कि सीआईडी जो है कर्नाटक की, वो इन्वेस्टिगेट कर रही है मैटर, यानी कि ये मैटर को जो इन्वेस्टिगेट कर रहा है वो राज्य की सीआईडी कर रही है, और उसमें वोट चोरी जिस तरीके से की गई, इंफॉर्मेशन ऑन फोन नंबर जो मांगी गई सीआईडी द्वारा इलेक्शन कमीशन को, ज्ञानेश कुमार सीसी हैं, कर्नाटक की सीआईडी उनसे सवाल कर रही है, जवाब नहीं मिल रहा है। इसका मतलब है कि कॉम्प्लिसिटी है कर्नाटक के चीफ इलेक्शन कमिश्नर की इस मामले में। और उन्होंने कहा कि ये मेरी स्टेटमेंट नहीं है, ये फैक्ट है। उन्होंने कहा कि ये फैक्ट मैं बयान कर रहा हूं, मैं स्टेटमेंट नहीं दे रहा हूं। और जब उनसे पूछा गया हाइड्रोजन बॉम्ब के बारे में कि क्या वो प्राइम मिनिस्टर वाराणसी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी की वो बात कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि मीडिया का जॉब है स्पेकुलेट करना, मेरा काम है डिलीवर करना, और मैं इस पर हाइड्रोजन बॉम्ब जब फेंकूंगा तब आपको बताऊंगा कि उसका मतलब क्या है। इन द मीनवाइल, अगर हम क्षेत्रीय पार्टियों की बात करें, अभी हमने पंजाब की भी करेंगे दया सिंह जी के साथ। भारतीय राष्ट्र समिति बीआरएस तेलंगाना चेयरमैन केटी रामाराव, उन्होंने कांग्रेस को एक्यूज किया था वोट थेफ्ट के लिए 2023 के तेलंगाना असेंबली इलेक्शन में। ये उन्होंने नैरेटिव को फ्लिप कर दिया, सॉलिडारिटी को अंडरमाइन किया। तृणमूल कांग्रेस टीएमसी वेस्ट बंगाल, जो ब्रॉडली इंडिया ब्लॉक को सपोर्ट भी करती है, पर एसआईआर पर वो सिर्फ ईसीआई बीजेपी नेक्सस के बारे में बात करती है। गांधी जी की, राहुल गांधी की कर्नाटक की स्पेसिफिक फ्रॉड प्रूफ को एंडोर्स नहीं करती है। और प्राइवेटली एनडीए एलाइज जो हैं, सम रीजनल पार्टीज आल्सो, दे एक्सप्रेस फियर ऑफ सिमिलर टारगेटिंग बट डोंट पब्लिकली अलाइन। ये आपसे मैं समझना चाहता हूं कि अगर रीजनल पार्टी सामने नहीं आएंगी, तो जिस तरीके से पंजाब में बादल सरकार के साथ हुआ, जिस तरीके से उड़ीसा में नवीन पटनायक के साथ हुआ, जिस तरीके से महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ हुआ, दूसरे शिंदे ग्रुप का, क्या ओरिजिनल पार्टीज को अपनी एग्जिस्टेंशियल थ्रेट नजर नहीं आ रही है प्रधानमंत्री मोदी के जो कारनामे हैं उनसे? जी, राकेश अचल जी। धन्यवाद सिंह साहब। देखिए, आज आपने बहुत सेंसिटिव मुद्दा जेरे बहस रखा है।
इस समय देश के जो हालात हैं और खास तौर पर जो विश्वसनीयता का संकट पूरी सिस्टम पर है, चुनाव आयोग भी उसका एक अंग है। उसमें कांग्रेस और विपक्ष का जो आंदोलन है वोट चोरी रोकने के लिए, वोट अधिकार यात्राएं जो निकाली जा रही हैं, वो बड़ी महत्वपूर्ण है। और उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो क्षेत्रीय दल हैं, चाहे वो सत्तारूढ़ गठबंधन में शामिल हो, चाहे विपक्ष में शामिल हो, वो इस संकट को अभी रेखांकित शायद कर नहीं पाए हैं, स्वीकार कर नहीं पाए हैं कि सबसे बड़ा संकट ये विश्वास का तो अपनी जगह है। चुनाव आयोग ने जो घपले किए, जो गड़बड़ियां की, वो अपनी जगह है, लेकिन इनका राजनीतिक वजूद, जो छोटे क्षेत्रीय दल हैं, इनका संकट, अस्तित्व का संकट बहुत ज्यादा गहरा है। और इसको न सत्तारूढ़ दल में बैठे घटक समझ पा रहे हैं और न विपक्ष में राहुल गांधी के साथ चलने का जो वादा कर चुके हैं वो समझ पा रहे हैं। आप देखिए कि उपराष्ट्रपति चुनाव अभी हाल में हुआ, उस वक्त भी विपक्ष के पास जितने सांसद थे उनमें से भी कई छिटक गए। विपक्ष के पास 300 सांसद रहे दोनों सदनों के। तो इससे जाहिर है कि अभी क्षेत्रीय दलों के मन में संकोच है, वो डरे हुए हैं। उन्हें लगता है कि अगर वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खुल के सामने आते हैं तो उनके खिलाफ भी वही हश्र होगा जो जो झारखंड में हमारे हेमंत सोरेन के साथ हुआ, जो महाराष्ट्र में हमारे जो आपका शिवसेना है उसके साथ हुआ, हरियाणा में हुआ, और पंजाब की तो आपने जिक्र की है। तो ये यहाँ पर राजनीति में इस समय जंगल राज नहीं है। जंगल का कानून अलग होता है, इस समय समुद्र का कानून चल रहा है। बड़ी मछली छोटी मछली को खा रही है, बड़ा मगरमच्छ दूसरी मछली को खा रहा है। तो ये जो स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस है, जो हम लोग बहुत बचपन में पढ़ा करते थे, वो हमें सामने दिखाई दे रहा है। और हकीकत यह है कि अगर विपक्ष के साथ तमाम क्षेत्रीय दल खड़े नहीं होंगे तो एक एक करके जो सत्तारूढ़ दल है इस समय भारतीय जनता पार्टी, वो एक एक करके सारे दलों को निकल जाएगी। वो तो अजगर की तरह काम कर रही है। आप देखें, अगर बड़ा निवाला है तो वो उसके 2 टुकड़े कर देती है। शिवसेना को 2 टुकड़े कर दिया, हरियाणा में जेजेपी को 2 टुकड़े कर दिया, मध्य प्रदेश में कांग्रेस के टुकड़े कर दिए। तो उन्हें तो निगलना है, छोटा पीस हो बड़ा पीस हो मछली का, उन्हें खाना है, वो करते। और जिन घटकों दलों ने भी, जितने भी राजनीतिक क्षेत्रीय दल रहे हो, अकाली दल से लेकर के और आपके महाराष्ट्र वाले जो शिव सैनिक हैं, और चाहे बीजेडी है, बीजेडी भी एक तरह से पर्दे के पीछे से भाजपा की मदद करती रही है, लेकिन उसको अभी तक ये अक्ल नहीं आई है कि पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने उसके एहसानों का बदला कैसे दिया। वो राज्यसभा लोकसभा में बीजेडी बेचारी चुपचाप रही, लेकिन बावजूद इसके जब भाजपा का मौका आया तो उन्होंने बीजेपी को भी साफ कर दिया। अरे आपने महाराष्ट्र में जिस शिवसेना के साथ महाराष्ट्र में पांव रखने के लिए आपने जगह मांगी थी, उस शिवसेना को निकल गए। बिल्कुल। तो ऐसे समय में ये मतलब बहुत ही संक्रमण काल है। देश के जितने भी क्षेत्रीय दल हैं, चाहे मैं कहता हूँ वो सत्तारूढ़ दल में हो चाहे विपक्ष में हो, उनको इस समय इस वोट अधिकार यात्रा, लोकतंत्र के रक्षा की यात्रा, संविधान के सुरक्षा का जो अभियान है, इसमें सदी खो जाना चाहिए। सत्तारूढ़ दल के में रहकर भी उन्हें ये अधिकार बनता है कि वो इन मांगों का समर्थन करें कि अगर चुनाव आयोग पर कोई आरोप लग रहा है तो उसकी जांच कराई जाए, वो उस मामले में राहुल गांधी का समर्थन करें। और नहीं करेंगे तो आप कहीं भी लिख के रख लीजिए कि कांग्रेस का तो कुछ नहीं बिगड़ना, क्योंकि पिछले 133 साल में कांग्रेस का कुछ नहीं बिगड़ा। लेकिन जितने क्षेत्रीय दल हैं, जो जाति के आधार पर, जो समाज के आधार पर, जो खानदान के आधार पर बने हैं, इनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। एक जमाने में बीएसपी, आपको याद होगा, बड़ा हंगामा था। एक बहुत बड़ा ताकतवर दल होता था, लोकसभा में उसकी 19, 20, 25 सीटें होती थी। आज कहाँ है पता नहीं चल रहा है। यही स्थिति बाकी के क्षेत्रीय दलों की है। तो इस समय जो कांग्रेस के साथ खड़े हैं इस संविधान की रक्षा के अभियान में, वोट की रक्षा के अभियान में, वो ही अब अपना अस्तित्व बचा के रख पाएंगे। चाहे वो आरजेडी हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे दक्षिण के जो दल हैं क्षेत्रीय वो हो। और जिन लोगों ने डर के मारे अभी उपराष्ट्रपति के चुनाव में वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया, भाग गए,
या उन्होंने वोट डाल क्रॉस वोटिंग कर दी, मतलब वेब तो था नहीं तो क्रॉस वोटिंग का कोई मतलब नहीं, लेकिन इनवैलिड विपक्ष का इनवैलिड साथ भी हुए, छोड़ के विपक्ष का इनवैलिड भी हुए। साथ छोड़ के इनवैलिड भी 15 वोट करा लिए, जानबूझ के कराए। तो ये वो आत्मघात कर रहे हैं। क्षेत्रीय दल अपने पांव पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। आप देखेंगे कि ये भारतीय जनता पार्टी का एकमात्र उद्देश्य ये है कि इस देश में दो दलीय प्रणाली हो। वो तो एक ही दलीय चाहते हैं कि अकेली भाजपा और प्रेसिडेंशियल। भाजपा शामिल हो, लेकिन कांग्रेस के रहते उनकी ये कल्पना सार्थक नहीं हो सकती, तो वो चाहते हैं दो दलीय। बाकी की ये बैसाखियों वैसाखियों की जरूरत ना पड़े, एक एक करके सबको दबा के कुचल के लालच दे के खरीद के कैसे भी अपने साथ लेके आओ। तो आप देखेंगे कि अटल जी के समय में जो एनडीए गठबंधन था वो आज नहीं। आज के एनडीए गठबंधन में जो लोग हैं उसमें बहुत से लोग ऐसे हैं जिनका कोई सांसद ही नहीं है, लेकिन वो एनडीए गठबंधन में डर के मारे चिपके हैं कि उनका रजिस्ट्रेशन खत्म ना हो जाए, उनके खिलाफ कोई ईडी ना लग जाए। इसी तरह से एनडीए का और यूपीए का गठबंधन आप देखें तो दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। यूपीए के गठबंधन में जितने विपक्षी दल हैं उसमें एक दो दलों को छोड़ करके किसी की निष्ठा पर कोई उंगली नहीं उठा सकता है। वो इस वोट अधिकार यात्रा में कंधे से कंधा मिला करके कांग्रेस के साथ चल रहे हैं और इसीलिए आप लिख लीजिए कि उनका वजूद बचा रहेगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा का आपने देखा 51 दिन वहां का मुख्यमंत्री ईडी ने जेल में डाला, लेकिन जब जनता के पाले में गेंद आई तो जनता ने प्रचंड बहुमत से उनको जिता के सत्ता में बिठा दिया, जबकि उन्होंने वहां भी झारखंड मुक्ति मोर्चा को तोड़ा। वहां भी जो पुराने कुछ महीने के लिए जो मुख्यमंत्री बनाए गए थे उनको भाजपा में शामिल कर लिया, लेकिन हासिल कुछ नहीं हुआ। तो ये लड़ाई महाभारत की लड़ाई है और इस महाभारत की लड़ाई में जो पीठ दिखाएगा वो मारा जाएगा, जरूर दल में हो चाहे वो विपक्ष में हो। जी बिल्कुल आपने ठीक कहा कि ये महाभारत की लड़ाई है, इसमें पीठ जो दिखाएगा वो मारा जाएगा। दया सिंह जी, आज अभी हम एक प्रोग्राम में थे आपके साथ जिसमें लोकतंत्र को बचाने की बात हो रही थी। भक्तचरण दास को हम सुन रहे थे, फॉर्मर मिनिस्टर ऑफ रेलवेज, 3 बार के मेंबर पार्लियामेंट, 1 बार के असेंबली रहे एमएलए, और अभी भी वो असम में प्रभारी रहे, मणिपुर की वो बात कर रहे थे, और अभी वो आज एक उड़ीसा में यात्रा की बात कर रहे थे। और ऐसा ही कुछ जिक्र राहुल गांधी ने अपनी वायनाड की यात्रा में भी किया। उन्होंने एक एग्जाम्पल लिया, उमन चंडी मेमोरियल ऑडिटोरियम का वो आज उद्घाटन कर रहे थे वायनाड में। मैं आपको रास्ते में बता रहा था जब गाड़ी में आ रहा था, प्रियंका गांधी उनके साथ हैं। उन्होंने हाईलाइट किया कि कैसे केरल के चीफ मिनिस्टर उमन चंडी, जो ही वाज ऑलवेज हम्बल इवन व्हाइल इन पावर, मतलब ह्यूमिलिटी, हम्बलनेस, ये पहले के राजनीतिज्ञों में एक अच्छा गुण माना जाता था, सर्वगुण माने जाते थे। तो इस तरीके के लीडर्स जो नेशनल लेवल पे अब एरोगेंस दिखा रहे हैं, लैक ह्यूमिलिटी, इसका भी जिक्र उन्होंने किया। उन्होंने कहा कि यू माइट मीट अदर लीडर्स फ्रॉम ऑल लेवल्स हु गेट अ लिटिल बिट ऑफ पावर एंड दे बिकम एरोगेंट, कि मतलब थोड़ी सी सत्ता आती है, बड़े बंगले मिलते हैं, तो वो जो हैं एरोगेंट हो जाते हैं। इस तरीके की बात उन्होंने की। और इसी से जुड़ा हुआ सवाल मेरा आपसे है, बिहार में इलेक्शन है, जेडीयू बिहार में इलेक्शन कमीशन के खिलाफ कुछ नहीं बोल रही है क्योंकि उनको लग रहा है बिहार एसआईआर से उनको फायदा होने वाला है। फायदा उनको होने वाला है जेडीयू को कि बीजेपी को होने वाला है, इस पर भी सवाल खड़ा हो जाता है। दूसरी बात, बीजेडी, बीजू जनता दल, जो उड़ीसा में हमेशा से बात उठाती आई है ईवीएम के कंसर्न, 2025 में वो भी चुप है। और पंजाब में आपके सुखबीर सिंह बादल जो हैं, वो अकाली राजनीति एक तरीके से विलुप्तता के कागार पर है। कांग्रेस को तो वो अपना दुश्मन मानती है, पर भारतीय जनता पार्टी की वोट चोरी फैक्ट्री को वो चिन्हित नहीं करना चाहती, उनकी राजनीतिक मजबूरी है। ऐसे में देश का लोकतंत्र बचेगा कैसे? दया सिंह जी। आतमजीत जी, जो आपने सवाल उठाया बड़ा मौजू है। एक बात हमें समझ लेनी चाहिए कि गांधी और नेहरू ने जब सिखों के साथ ऐहदनामा किया, उन्होंने, और खासतौर पर मिनॉरिटी, खासतौर मुस्लिम और सिख के साथ, कि उन्होंने ये कहा कि आपके हक और हकूक बराबर के रखे जाएंगे, आपको राजनीतिक व्यवस्था से बाहर नहीं रखा जाएगा, आप साथ रहेंगे। मैं समझता हूं कि कांग्रेस ने कम से कम भी इंदिरा गांधी तक इस बात को पक्के तौर पर माना। नतीजा ये निकला, सिख और मुस्लिम कांग्रेस के साथ खड़े रहे और अकाली दल होते हुए
मुझे याद है कि 1957 में दोबारा से कांग्रेस अकाली दल का गठजोड़ हुआ, जिसमें सरदार हुकम सिंह, जो बाद में लोकसभा के पहले डिप्टी स्पीकर बने और बाद में स्पीकर बने, वो कांग्रेस से बने थे, पटियाला सीट से। एक ऐसे संबंध थे जो संबंध आकर 1973 में, जब 1971 के बाद बांग्लादेश बना और बांग्लादेश के बाद फिर जो जेपी मूवमेंट, दो मूवमेंटों को आपको ध्यान रखना चाहिए। बहुत वरिष्ठ पत्रकार बैठे हैं आपके सामने, मैं दो बात इसलिए कर रहा हूं कि ये समझने वाली बात है। राम मनोहर लोहिया ने कांग्रेस मुक्त की बात करके 1967 में ये सारे जो संगठनों को, बीजेपी को जनसंघ थी उस समय, जनसंघ को सत्यापित कर दिया। जनसंघ को खड़ा अगर किसी ने किया तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने किया। और जेपी मूवमेंट ने 1974 में आकर कांग्रेस की ऐसी भद पिटवाई और आरएसएस के उस पर चढ़ी थी। नतीजा क्या हुआ कि 1977 में आपने सत्ता तो ले ली जनता सरकार, उसके बाद बीजेपी ने अपना, और फिर कांग्रेस को ही आरएसएस ही कांग्रेस बना दिया। जो नतीजे हमने निकले हैं, ये कहना कि अकाली दल का कसूर है, कांग्रेस ने अपने बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब किया और उसका फायदा आरएसएस ने कांग्रेस के अंदर जाकर और कांग्रेस से बाहर खड़े होकर। मैं ये कहने में कोई वो नहीं करता कि राजीव गांधी की पूरी सरकार आरएसएस के कंधे पर खड़ी थी, नहीं तो 1986 में राम मंदिर वाला दरवाजा, बाबरी मस्जिद वाले दरवाजे का इशू ही ना उठता, और वहीं से उन्होंने कहा कि मैं यात्रा यहीं से इलेक्शन कैंपेन शुरू करूंगा। तो मेरा ये कहना है कि ये बात जो नेशनल पार्टीज हैं उनको, और खास तौर पर कांग्रेस की जिम्मेदारी है कि अगर वो सिखों और मुसलमानों के बीच में कहीं टकराव पैदा नहीं करना चाहती और कांग्रेस के साथ लेना चाहती है, तो उसको भी कुछ आगे बढ़ना पड़ेगा जो वो आगे नहीं बढ़ सकी। मैं ये मानता हूं कि सरदार मनमोहन सिंह के समय, अगर आप सरदार मनमोहन सिंह का 10 साल का समय देखें, बहुत कमाल का समय है। सरदार मनमोहन सिंह 145 मेंबर पार्लियामेंट के साथ प्रधानमंत्री बन गए। वही सरदार मनमोहन सिंह के नाम पर जब इलेक्शन 2009 में लड़ा गया, सामने अडवाणी खड़े थे, 206 सीट आ गई। तो मेरा ये कहना है, और अन्ना आंदोलन ने, जिसमें सारे हमारे पत्रकार और सारे जो भाई बंधु हैं, जो ये हवा अन्ना आंदोलन की बनाई, नतीजे जो हैं पिछले 11 साल के जिनकी बात आप सब लोग कर रहे हैं, नतीजा क्या निकला? मोदी ने और आरएसएस ने बड़े करीने से, और मैं समझता हूं कि वो विदुषी थी जिन्होंने, मृणाल पांडे, जिन्होंने 2013 में इस बात को उठा दिया कि आरएसएस को एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी जो स्वच्छंद होकर आरएसएस के एजेंडे को पूरा करे। हम मोदी जी के बारे में कुछ भी कहते हैं, मोदी जी ने आते ही आरएसएस के एजेंडे को पक्के तरह पूरा कर दिया। उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी, चाहे नोटबंदी हो, चाहे कोई ट्रिपल तलाक हो, चाहे 370 हो, चाहे कुछ भी हो, कोई कुछ भी कहता रहे, इकोनॉमी जाए भाड़ में। उन्होंने 2 शाहूकार पैदा कर दिए और ये सारा काम उन्होंने कर दिया। अब वो अच्छा किया है बुरा किया है तो लांग। अब उन्होंने क्या किया, जिस बात को कांग्रेस को समझना चाहिए था, उन्होंने देश को 2 हिस्सों में बांट दिया, हिंदू वर्सेस हिंदू खड़ा कर दिया। अब कांग्रेस भी डरती है कि हमारा हिंदू वोट ना कट जाए, और बीजेपी ने हिंदू वोट को अपनी जेब में डाल दिया। मैंने तालकटोरा स्टेडियम में एक बात कही थी, मैं कहा 543 सीट है, और पत्रकार भाई बंधु बैठे हैं, उन्हीं से पूछ लेता हूं, 543 सीट में जो 131 सीट रिजर्व है, वो क्यों रिजर्व है? कि डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि मैं पैदा तो हिंदू हूं पर मरूंगा हिंदू नहीं। आर्टिकल 25 में उसने क्या किया, उसी डॉक्टर अंबेडकर ने, हिंदू कौन है, हिंदू इंक्लूड्स बौद्ध, जैन एंड सिख, ये तीनों हिंदू को नहीं मानते, तो फिर हिंदू कौन रह गया? चर्चा इस बात पर होनी चाहिए थी कि हिंदू कौन है, हिंदू मेजॉरिटी में है या मेजॉरिटेरियन में है। अगर मेजॉरिटेरियन में ये तो तीनों मान नहीं रहे, जिसको हिंदू को ही परिभाषित कर देते। अब इसका फायदा जो है वो आरएसएस ने पूरी तरह उठाया। अब उनके पास 131 सीट तो कैश कर लेते हैं वो, उनको 543 में से 131 माइनस कर दो, 412 रहेगी। 412 में जो भी कांग्रेस हो या कोई भी हो, उसको तो 273 सीट लेनी पड़ेगी, और बीजेपी को 142 सीट लेकर वो 273 बन जाएगी। ये बात शायद हम लोग नहीं समझ पा रहे कि उसके कई कारण है। आरएसएस ने बड़े, और आरएसएस ने जो हिंदू गौरव की बात करके पूरे हिंदुओं को ऑर्गेनाइज करने की कोशिश की, और जो एससी और एसटी है वो तब तक उनको रिजर्वेशन है जब तक वो हिंदू है। अगर हिंदू नहीं है
तो उनको रिजर्वेशन नहीं। आज भी 240, ऐसा नहीं कि बीजेपी के पास बहुत सीटें हैं, 240 में से 56 सीट एससी की हैं। अगर 56 सीट एससी की हैं जिनको आप हटा दो तो सरकार कहाँ है? सरकार तो है ही नहीं कहीं। तो मेरा ये कहना है कि ये बात शायद हमारे पत्रकार बंधुओं को, आपको, एक्टिविस्ट को, सबको ये बात समझनी चाहिए कि हिंदू कौन है। ये सारी लड़ाई इस समय मुसलमान और हिंदू के बीच की है। सिख एक तरफ खड़ा है। अब रह गई बात कि भाई ये पार्टी, अगर पार्टी तो आरएसएस ने बड़े करीने से पहले दिल्ली मुक्त कांग्रेस की, उसके बाद केजरीवाल को, जो आरएसएस का केडर था, केजरीवाल को पंजाब भेजा, क्योंकि उनको पता था कि सिख बीजेपी को वोट नहीं डालता। उन्होंने केजरीवाल को आगे करके मोदी को गालियां दो और सिख जो है वो केजरीवाल को वोट, नतीजा वो वक्त भुगता मैंने 2017 में भी गया, 2022 में भी गया। तो मेरा ये कहना है कि अकाली दल को खत्म करके ये जो रास्ता इस देश ने चुना है, ये बहुत खतरनाक रास्ता है। मैं बार बार कहता हूं कि ये रास्ता देश के हित में नहीं है। गांधी और नेहरू ऐसे नहीं थे कि उनको समझ नहीं थी, उनको पता था कि इसके क्या हालात बनेंगे। 1984 को लोगों ने देखा है, अभी 370 का जो जम्मू कश्मीर वाला हालात पैदा किए, तो क्या हुआ? क्या हालात बना दिए हमने? कौन सी प्राप्ति कर ली इस देश ने? तो मेरा ये कहना है कि इस समय जरूरत इस बात की है, अगर इस देश को बचाए रखना और इस देश को सबको, खास तौर पर अकाली दल को, और साउथ में तो आपके पास का बीजेपी के पास कुछ है नहीं, वो तो तमिलनाडु का पहले ही है। तो इसलिए मैं समझता हूं कि ये जो हिंदी बेल्ट है, इसको समझना होगा, और इसको समझना होगा, क्या हिंदू वर्सेस हिंदू लड़ाई लड़ना चाहते हो? क्या हिंदू वर्सेस इस देश को हम देश बनाना चाहते हैं? ये सवाल है। पार्टियां तो आएंगी और जाएंगी। अगर आज पार्टियों के मन में अब सिखों के मन में आ जाए, जैसे अब चल रहा है, अब जो हालात बने हुए हैं, इस समय कोई भी पार्टी जाके वहां लड़ाई लड़े, कुछ नहीं। मैं पिछले बार 15 जनवरी से 22 जनवरी तक मेरे साथ आनंद वर्धन और सब लोग गए थे, और मैंने अकाली दल से बात की। मुझे खुशी हुई कि अकाली दल ने कहा कि हम बीजेपी से अपना गठबंधन तोड़ रहे हैं। जैसे ही उन्होंने बीजेपी से गठबंधन तोड़ा, आज अकाली दल का ये हाल है। और कांग्रेस ने आगे बढ़कर अकालियों को अपने साथ नहीं लिया। तो 7 सीटें, मैंने कहा दिल्ली की तुम 7 सीट हारोगे कांग्रेस, और 7 सीट कांग्रेस पंजाब से जीत कर आई, क्योंकि अकालियों ने कहा कि हम कांग्रेस के साथ, कांग्रेस को वोट करेंगे, तो 7 सीट जीत कर आ गई 13 में से। तो मेरा ये कहना है कि ये कांग्रेस को समझदारी दिखानी पड़ेगी। बीजेपी का तो उन्होंने तो एक फार्मूला तैयार कर लिया कि हिंदू ऑर्गेनाइज करो और सत्ता को अपनी जेब में डालो, और उधर दलित को अपने जेब में डाल दो। ये सारा इतिहास का पन्ना। इसलिए आप अकाली दल को दोषी नहीं बना सकते। और ये भी नहीं, ये मैं कहता हूं कि ये कांग्रेस को अब आगे बढ़ना पड़ेगा, ताकि जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं जो उसके साथ खड़ी रही, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रही, उनको साथ लेना पड़ेगा। उनको कम्युनल कह के उनको रद्द करेंगी तो बहुत तकलीफ में होंगी। ये मेरा कहना। जी जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। राजू जी, जो बात दया सिंह जी ने की कि अकालियों को दोष देना सही इसलिए नहीं रहेगा कि कांग्रेस ने भी कभी उनका साथ दिया नहीं या लिया नहीं। एक बात जो ईसीआई रिबटल की आती है, नो प्रूफ ऑफ डिलीशन, डिमांड फॉर एफिडेविट्स। पहले डिमांड फॉर एफिडेविट किया, इस बार कहा कि कोई प्रूफ ऑफ डिलीशन नहीं है, कि ऑनलाइन डिलीशन हुए एलन में वोट्स। सुप्रीम कोर्ट ने भी डिसमिस कर दिया ट्रस्ट डेफिसिट के नाम पर कि भाई ये क्लेम जो है ये ट्रस्ट डेफिसिट की कहानी, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने भी पल्ला झाड़ लिया। अब रीजनल पार्टीज का एक बड़ी दुविधा है। जैसे कि वेस्ट बंगाल की बात करें तो वेस्ट बंगाल में जो ममता जी की सरकार है टीएमसी की 2021 में, वो भी ईवीएम से ही आई। तो अगर वो ईवीएम को ही गलत बोल देंगी तो खुद पे सवाल खड़े हो जाएंगे, तो वो क्रेडिबिलिटी का रिस्क आ जाता है। बीजेपी एम्पलीफाई कर रही है कि ये सिलेक्टिव आउटरीच है, पोस्ट लॉसेस, चुनाव हार जाते हैं, जब टाइम लिमिट होती है उस टाइम पे एफिडेविट जमा नहीं कराते हैं। हालांकि साक्ष्य हैं, एफिडेविट, पावती, साक्ष्य सब मौजूद हैं। अब ये फोकस ऑन लोकल वर्सेस नेशनल इशू बन के रह गया है। मैं इस पे जरा फोकस करना चाहता हूं। रीजनल प्रायोरिटीज, स्टेट स्पेसिफिक ग्रीवेंसेस, जैसे कि टीएमसी की बंगाल फंड्स को लेकर है, डीएमके की फेडरलिज्म को लेकर है, ओवर नेशनल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बैटल, इसमें रीजनल पार्टीज किस हद तक नेशनल पार्टीज को मदद कर सकती है? राजू विलियम जी। देखिए, बात ऐसी है, पार्टियां जो हैं, पार्टी एसेंशियली एक विशेष वर्ग, और मैं क्षेत्रीय पार्टियों की बात कर रहा हूं, उनके कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूं कि एक वर्ग और उनके जो हित हैं
उनका प्रतिनिधित्व करती हैं। और उसके चलते उनकी जो जो राजनीति की जो उनकी का मैदान है, वो उनका अपना एक क्षेत्र है, अपना राज्य है। तो निश्चित रूप से वो वहां की जो इलेक्टोरेट है, वहां की जो वो डेमोग्राफी है, वहां की जातीय समीकरण है, वहां का इकोनॉमिक जो समीकरण है, उनको ध्यान में रख के, और जो पार्टी उनको लगता है कि हमें हमारे इन हितों को के नजदीक है, वो निश्चित तौर से उसके ऊपर जाएंगे। सवाल सिद्धांत का रह नहीं गया। सैद्धांतिक राजनीति जिसे हम कहते हैं, जिसकी बात दया सिंह जी ने भी करी है, और अचल साहब भी उसके साथ मुत्फिक है, मेरे साथ होंगे। सवाल सिद्धांत की राजनीति और जो सत्ता की राजनीति है, जो आजकल हो रही है, ये बीच का ये जो गैप है ना, ये नैतिकता का सवाल है। और नैतिकता किसी नियम, किसी कानून से आप उसको कंप्लाई विद नहीं करवा सकते, थोप नहीं सकते। ये अपने अंदर से आती है कि हमने क्या करना है। और यही चीज, यही दुविधा है जिसकी वजह से वही पार्टियां जो कांग्रेस के साथ थी, यूपीए में थी, या कांग्रेस को समर्थन देती रही हैं, जब केंद्र में सरकार बनने का सवाल आया, और वही पार्टियां अब बीजेपी को दे रही। तो ये क्या है? तो सिद्धांत से छिटक कर जब आप मौका प्रस्ती जो है, सिर्फ अपने हित देख रहे हैं, तो तब ये परिस्थितियां पैदा होती है। और इसी का नतीजा आज हम अपने सामने देख रहे हैं, ये जो उथल पुथल मची हुई। इसके कॉन्टेक्स्ट में मैं ये बात करूंगा, और अच्छा, इसके साथ और कि जब कांग्रेस थी और जब ये आए हैं, उसमें भी एक अंतर है। सरकारें, राज्य सरकारों को तो गिराया जाता है। कांग्रेस के टाइम में चुनी ही सरकार को पंजाब में भी हुआ, अकाली दल की सरकार को गिरा दिया गया, यूपी में भी हुआ और जगहों पे भी हुआ। लेकिन अब जो है कि कांग्रेस ऐसा करती है, उसकी बजाय क्षेत्रीय पार्टियां, उनका नेतृत्व ये सोचे कि भाई बीजेपी जो है वो तो सरकार गिराती नहीं है। बीजेपी ने अभी तक, जब तक है, कोई सरकार नहीं गिराई संविधान की ओट लेके। लेकिन उन्होंने पार्टियां गिरा दी। एक नया एक आचरण सामने आया कि जो चुनी हुई है, जनादेश है जिनके पास, उसके बावजूद उनके अंदर सेंध लगा के, उनको करके, और वो जो जो अलायंस है, यस, उसमें बीजेपी का भी अपना है। जैसे महाराष्ट्र का एग्जाम्पल है कि जिनको जनादेश नहीं था, वो सरकारें बना दी। तो ये ज्यादा घातक है। पार्टियां बची रहनी चाहिए, इसकी जिसकी तरफ इशारा माननीय दया सिंह जी ने किया। तो मैं अब इस बात पे आता हूं कि पंजाब की बात इन्होंने करी, अकाली दल की। अब सवाल ये पैदा होता है कि इन्होंने कहा कि कांग्रेस को चाहिए कि अकाली दल को साथ रखे। अकाली दल इस वक्त सही मायनों में पूरी की पूरी जो सिख कम्युनिटी है, उसको रिप्रेजेंट नहीं करता है प्रैक्टिकली। वो इसलिए मैं ये बोल रहा हूं क्योंकि आप देखिए कि अकाली जो राजनीति है वो किस तरह बिखरी हुई है। अगर बाहर से हम कहते हैं, कोई बाहर से उनको ऐसा करने पे मजबूर करता है, तो आप मजबूर हो क्यों रहे हो? आपके अंदर ऐसी कौन सी कमियां हैं, कमजोरियां हैं? तो इसकी जिम्मेवारी भी लेनी पड़ेगी। किस किस बात ने अकाली दल को, आज का अकाली दल जो श्रोमणी अकाली दल, अभी रिसेंटली वो दो फाड़ हो गया। एक नया अकाली दल जो पूर्व जथेदार है अकाल तख्त के ज्ञानी हरप्रीत सिंह जी, उनके नेतृत्व में एक नया अकाली दल बन गया। और इल्जाम क्या लग रहा है कि वो कह रहे हैं, जो सुखबीर सिंह बादल जिसके अध्यक्ष हैं, वो कह रहे हैं कि जी बीजेपी का हाथ है, उन्होंने इनको शय दिया और ये इन्होंने बनाया इसको। आप खुद बटे हुए हैं, कोई कंसेंसस नहीं आपके अंदर। ऐसा क्यों है? 1997 में बहुजन समाज पार्टी के साथ आपका गठबंधन था पंजाब में, तो प्रकाश सिंह बादल जी ने बिना शर्त वो कह रहे कि जी हम तो बीजेपी के साथ जाएंगे, और तब तक वो चला आ रहा है। और उसका नतीजा ये हुआ कि सत्ता तो जरूर मिली, लेकिन अकाली दल आज बिखर गया है।
किस चीज ने अकाली दल को, आज का जो नेतृत्व है उसने रोका है कि जो अपना संसदीय संस्था है हमारी, संवैधानिक संस्था हमारी इलेक्शन कमीशन, एक ऐसे साक्ष्य आ रहे हैं सामने, तो वो क्यों आधिकारिक रूप में आज का अकाली दल का नेतृत्व उसकी जांच की मांग नहीं कर रहा? व्हाट स्टॉप्स अकाली दल? इसलिए क्योंकि उनको ये लगता है कि भाई अगर हमने ऐसा किया तो कहीं ऐसा ना हो हमारे ऊपर जो हमारे अंदर के विरोधी हैं, अकाली दल है, सिमरनजीत सिंह मान है, ये नया अकाली दल बना हुआ है और भी है छिटपुट, कि कहीं हमारे ऊपर ये ना लगा दे कि ये देखो जी ये तो कांग्रेस के खिलाफ चले गए, कांग्रेस के साथ खड़े हो गए। तो सिद्धांतक पोजीशन जो लेनी है वो नहीं ली। भैया आप बोल सकते हो, आपके अंदर इतनी कन्विक्शन होनी चाहिए कि आप बोले कि हम राहुल गांधी या हम कांग्रेस का समर्थन नहीं कर रहे, हम तो देश की एक संवैधानिक संस्था उसको बचाने की बात कर रहे हैं। ये होना चाहिए आपका स्टैंड। आपको किसने रोका है ये स्टैंड लेने के लिए? कांग्रेस ने रोका है। तो कांग्रेस जो करती रही है वो इतिहास है और वो सही है, हम उसे अंडू नहीं कर सकते। लेकिन उतना ही दायित्व अकाली दल का भी बनता है कि इस वक्त किसके साथ खड़े होना है। अब पंजाब में चर्चा ये चल रही है कि अकाली दल इसलिए नहीं कर पा रहा, ये चुनाव आयोग के जो दोष लग रहे हैं, क्योंकि उन्होंने शायद 2027 में इनके साथ गठबंधन ना करना हो। पंजाब का 27 में 2000 असेंबली का चुनाव आ रहा है। ये परसेप्शन है लोगों के अंदर, यहां पंजाब के। पंजाब को बाहर से देखना और पंजाब के अंदर रह के, उसमें कुछ ना कुछ आपको फर्क लगेगा। आपकी जजमेंट जो है, ठीक है, माना जजमेंट ऑफ एरर हो भी सकती है। बहुत सी बातें हम पंजाब में रहते, हमें खुद को कई बार बहुत सी चीजों से हम अवगत नहीं होते हैं, तो हमारे जो एनालिसिस या विश्लेषण है वो गलत भी हो जाता है, लेकिन ये जिंदगी का हिस्सा है। ओवरऑल जो मैं बात कर रहा हूं इस संदर्भ में कि वोट चोरी का जो मुद्दा राहुल गांधी ने उठाया है, ये कांग्रेस पार्टी का मुद्दा नहीं है। कांग्रेस वाले सोचेंगे, बोलेंगे, उनको भी लगता होगा कि शायद इसके आधार पे शायद हम सत्ता में आ जाएं, और जो विपक्ष है वो भी यही कहेगा कि ये तो राजनीति से प्रेरित है। लेकिन मेरा ये मानना है कि ये जो मुद्दा है, और राहुल गांधी ने एक नहीं अनेकों बार इसको बता दिया है ऊपर भी, वो तो ये यहां तक उसने बोला है, और मुझे लगता है कि ऐसी हिम्मत जो है ये उसी व्यक्ति में आती है जो सिद्धांत पे खड़ा हो। उसने ये क्या कहा? उसने कहा कि भाई मैं संविधान की रक्षा के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए नहीं आया हूं। वो इसलिए कह रहे हैं कि भाई मैं नहीं, ये पूरे भारतीयों का, सभी लोगों का, उनका दायित्व बनता है बनाने के लिए मैं आपके साथ खड़ा हूं। कौन सा नेता है आज की इस राजनीतिक माहौल में ऐसी बात कर सकता है? तो मुझे ऐसा लगता है कि राहुल गांधी एक सिद्धांत की बात कर रहे हैं। तो ये एक बड़ी खुशगवार जो है बात, जो है सुखद एहसास दिलाती है इस बात को कि राहुल गांधी, अब राहुल गांधी के जो पिता हैं, उनकी दादी हैं, उन्होंने क्या किया? अरे भाई हम उसके लिए राहुल गांधी को दोषी ठहरा रहे। पिछले 40 साल में, अब बिल्कुल सही कहा दया सिंह जी ने, जो फैक्ट्स किए बिल्कुल सही है, मैं उनके अग्री करता हूं, उनको झुठलाया नहीं जा सकता। लेकिन कम से कम मुझे ऐसे लग रहा है कि राहुल गांधी उस मार्ग पे जरूर अग्रसर हुए हैं जो उनको लेके जाएगा सही निर्णय, सही राजनीतिक निर्णय लेने की। जी। अब आप देखें कि भाई ये जो 40 साल के करीब हो गए हैं, अब सबसे ज्यादा भट्टा तो कांग्रेस का बैठा जो राजीव गांधी जी का टाइम था। उसमें कांग्रेस, उसमें मतलब रूटलेस नेता जो हैं वो सत्ता में थे, जिन्होंने कभी चुनाव ही नहीं लड़ा, वो फैसले ले रहे थे। कम से कम राहुल गांधी उस इतिहास के पहियों को, जो कांग्रेस का इतिहास, उसको वापस मोड़ने की कोशिश करे। मुझे ऐसा दिखाई पड़ रहा है। वो परवाह नहीं करे, वो एक विचारधारा पे खड़े हैं। ये जो बातें हैं, जो दया सिंह जी जिसका तरफ इशारा कर रहे हैं, ये बातें तब होंगी, तब देख रहे हैं, तब अगर जब राहुल गांधी अगर सत्ता में आते, कांग्रेस सत्ता में आती है, तो वो इन ऐतिहासिक गलतियों को अगर दुरुस्त नहीं करते, तो तब मैं उनको कहूंगा कि भाई ये बात दया सिंह जी ठीक है। एक मौका
राहुल गांधी के पास अभी कुछ नहीं है। अभी तो वो पार्टी की बात आपने सही कहा दया सिंह जी ने, पार्टियां आती है जाती रहेंगी पार्टियों का, तो सवाल यही पैदा होता है तो फिर बचाना किसको है? तो लोकतंत्र को बचाना है, संवैधानिक संस्थाओं को बचाना है, इस सिस्टम को, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को बनाना है, इसमें एक गुणात्मक बदलाव लेके आना है। तो इस नजरिए से मैं राहुल गांधी के इस प्रयास को देखता हूं। तो बहुत सी बातें होंगी जो शायद मैं ना बोल सका हूं, तो उसके लिए क्षमा चाहता हूं। नहीं, बिल्कुल ठीक कहा आपने, और बहुत सारी बातें जो आपने कही उसमें कुछ बातें इंपॉर्टेंट है। मैं जो राकेश अचल जी से पूछना चाहूंगा, राकेश अचल जी, इन्होंने बात की राहुल गांधी की यात्राओं की। पहले जो भारत जोड़ो यात्रा के बाद एक भारत जोड़ो न्याय यात्रा हुई थी, ठीक इलेक्शन से पहले, उसमें ईवीएम को लेकर तमाम सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं थी। 24 अप्रैल से जो इलेक्शन शुरू हुआ और 2 फेजेस हो चुके थे, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट उस पर अभी भी सुनवाई कर रही थी कि वीवीपैट की 100% गिनती हो ना हो। फिर कहा गया जी 5% चलो गिनती कर लो पर्चियों की, 100% तो हो नहीं सकता। तो इलेक्शन फिर आनन फानन में इलेक्शन हो गया और इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी की मार्जिनल जीत हुई, 240 वोटों से वो आई और सरकार उसने बनाई। अब बात ये आती है कि जो राजू विलियम जी ने भी इशारा किया कि एनडीए के कुछ एमपी बहुत खुश हैं, ऑपोजिशन ने जो मामला उठाया वोट चोरी का, उस पर खुश हैं, क्योंकि कई लोगों की इलेक्शन खराब किए गए महाराष्ट्र और यूपी में। आपने देखा यूपी में क्या हुआ, महाराष्ट्र में क्या हुआ, सबसे ज्यादा नुकसान भारतीय जनता पार्टी के पुराने दिग्गज नेताओं का हुआ। तो वो दिग्गज नेता भी बड़े खुश हैं कि चलिए राहुल गांधी ने हमारा ही मुद्दा उठा लिया, हम तो नहीं बोल सकते, राहुल गांधी बोल रहे हैं, जिसकी बात राजू विलियम जी ने की। तो इस पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि एसेंस कि कुछ सपोर्ट एग्जिस्ट कर रहा है एनडीए गठबंधन से इंडिया गठबंधन को, कुछ सपोर्ट कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है इंडिया गठबंधन के अंदर इंडिया गठबंधन को, कुछ बाहर से हो रहा है। तो ये जो कांग्रेस की जो परसीव्ड ओवररीच है, लोगों तक जाना, भारत जोड़ो यात्रा, न्याय यात्रा, क्या ये रीजनल पार्टीज को एक खतरे का आगाज दे रही है कि कहीं ऐसा ना हो कांग्रेस फिर से सारी स्टेटों में आ जाए और फिर हमें अपनी वर्चस्व की लड़ाई लड़नी पड़े? क्या वो अपनी इनसिक्योरिटीज की वजह से क्लियरली राहुल गांधी के साथ नहीं आ रहे हैं वोट चोरी पर? राकेश अचल जी। देखिए सिंह साहब, अभी दया सिंह जी ने बड़े मुद्दे की बात कही थी, तो मैं पहले तो दया सिंह की जी की साफगोई के लिए उन्हें मुबारकबाद दे देता हूँ। लेकिन मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि अकाली दल की अकेली हम बात नहीं करें, हमें पूरे देश के उसमें संदर्भ में इस अभियान को देखना होगा। अकाली दल में सिर्फ सिख हैं ऐसी बात तो नहीं है, और भारतीय जनता पार्टी में भी सिख है, आम आदमी पार्टी में भी सिख है, कांग्रेस में भी सिख है। लेकिन जो इतिहास की बात की थी, जवाहरलाल नेहरू और उसके इंदिरा गांधी के पहले की बात की, मुझे लगता है कि देश में अगर कोई राष्ट्रीय दल है जो क्षेत्रीय दलों को साथ लेकर चल पाया, तो वो शायद कांग्रेस ही रही। अब भारतीय जनता पार्टी ने जितने क्षेत्रीय दलों को अपने साथ रखा, उनको सीढ़ी बनाया और सत्ता के शिखर पे पहुंच के उनमें लात मार दी। उसमें अकाली दल भी पीड़ित है। भारतीय जनता पार्टी में कांग्रेस के जमाने में, कांग्रेस की सरकार में एक बड़े पुराने सामंत थे, कैप्टन अमरिंदर सिंह। वो भारतीय जनता पार्टी में चले गए कांग्रेस से नाराज होकर, लेकिन कहाँ है हमें पता नहीं, दया सिंह जी को शायद पता हो। वो अकाली दल में चले जाते तो हो सकता है उनको दुआ सलाम करने वाले लोग मिल जाते, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में उन्होंने जाके अपना अस्तित्व समाप्त कर दिया। ये व्यक्ति की बात है, और यही बात दलों की हो गई। जिन दलों ने भारतीय जनता पार्टी के साथ समझौते किए, उन दलों को भारतीय जनता पार्टी ने एक एक करके निगल लिया। ये मैं बार बार कह रहा हूँ, अकाली दल भी उसका शिकार हुआ है। और कांग्रेस का, जैसा भी राजू साहब कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी की मॉडस ऑपरेंडी, तरीका वारदात अलग है। वो राष्ट्रपति शासन कहाँ लगा रहा है? जहां उसकी अपनी सरकार थी, मणिपुर में लगाए बैठा हुआ है। लेकिन जहां उसकी सरकारें नहीं थी, वहां उसने सरकारें खरीद ली, सरकारें तोड़ ली, विधायक ले लिए, सांसद ले लिए, यहां तक कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में उसे किसी समर्थन की जरूरत नहीं थी, फिर भी उसने सांसद खरीदे। तो भारतीय जनता पार्टी का चरित्र बिल्कुल अलग है, कांग्रेस का चरित्र बिल्कुल अलग है, क्योंकि कांग्रेस एक राष्ट्रीय आंदोलन से जन्मी हुई पार्टी है। हालांकि मैं ना कांग्रेसी हूँ, ना मैं भाजपाई हूँ, ना मैं अकाली दल में हूँ। मेरे सभी दल के नेताओं से बड़े घनिष्ठ संबंध रहे हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि राष्ट्रीय विचारधारा और राष्ट्र को पहचान देने वाली अगर कहीं बात आए तो कांग्रेस का नाम अपने आप आता है। अभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री पिछले ही महीनों
तमाम दक्षिण अफ्रीका के देशों के छोटे छोटे देश थे, वहां से नागरिक सम्मान लेके आए और वहां पर दौरे पे गए, तो वहां लोगों ने सबसे पहले यही पूछा और ये कहा भाषण में उनके राष्ट्राध्यक्षों ने कि हमारे तो भारत से बड़े पुराने रिश्ते हैं, नेहरू जी के टाइम से रिश्ते हैं। लोग देश को नेहरू और महात्मा गांधी से और इंदिरा गांधी से पहचानते हैं, आज भी पहचान रहे हैं, क्योंकि जितने बलिदान कांग्रेस में रहने वाले लोगों ने किए, अकाली दल में रहने वाले लोगों ने किए, उतने बलिदान भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने नहीं किए। भारतीय जनता पार्टी का बलिदान से कोई लेना देना नहीं है। आप एक फहरिस्त बना लें, कलम निकाल के रखें और 4 नाम अगर बता दें जो राष्ट्रीय आंदोलन में जो शहीद हुए हो, और मैं तो ये कहता हूँ 1984 के सिख दंगों में जो कांग्रेस इसके लिए सबसे मुख्य अपराधी मानी गई थी, उस दंगों में कोई भाजपा का बड़ा नेता क्या मारा गया? नहीं मारा गया, क्योंकि ये कायर लोग हैं, ये मैदान में आते नहीं है। और इस समय इन्होंने पंजाब की राजनीति को फुटबॉल की राजनीति बना दिया है। पंजाब की अस्मिता को ये लोग मिलकर रौंद रहे हैं। आप आम आदमी पार्टी की बात हुई, बिल्कुल सही कहा दया सिंह जी ने कि वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के तौर पर पंजाब में गई और उसने भारतीय जनता पार्टी के लिए एक सुरक्षित स्थान तैयार वहां किया। अगर आम आदमी पार्टी वहां नहीं होती तो निश्चित तौर पर वहां कांग्रेस सत्ता में आती और अकाली दल भी हो सकता है कांग्रेस के साथ सत्ता में उन परिस्थितियों में शामिल हो जाता। लेकिन आज वही स्थिति है जो राजू साहब ने कहा और दया सिंह जी ने कहा। मैं ये मान के चलता हूं कि देश आजादी के बाद का सबसे संक्रमण का दौर, सबसे खतरनाक दौर देख रहा है। भाई 50 साल 45 साल तो हम लोगों को भी अखबारों में और मीडिया में काम करते हो गए, हमने ऐसा दौर नहीं देखा। हमने माननीय मोदी जी पहले प्रधानमंत्री हैं जो 11 साल से प्रधानमंत्री है, हम उनसे नमस्ते नहीं कर पाए, हमारे सामने नहीं आते, क्यों? वो पत्रकार बातें नहीं करते। तो इस देश में इतना संकीर्ण, इतना अदावत की राजनीति करने वाला कोई दल, कोई व्यक्ति पहले आया नहीं है। तो ये मौका है कि इस समय जिस ढंग से कांग्रेस एक अभियान चला रही है, उस अभियान में सभी क्षेत्रीय दल अपने पुराने शिकायतें, शिकवे, गिले दूर करके शामिल हो, तब तो बात बनेगी। देखिए दया सिंह जी इस बात को मानेंगे कि जब देश संक्रमण काल में था तो कांग्रेस को छोड़ के कोई राष्ट्रीय दल नहीं था जिसने उत्तर से पश्चिम, पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक पदयात्रा करके एक राजनीतिक संदेश दिया, लोगों में जागरण पैदा किया, उनके दुख दर्द में हाथ रखा, दुखती रख पर। उससे हासिल कुछ नहीं हुआ। कांग्रेस को क्या हासिल हुआ? कोई सरकार में थोड़ी आ गई वो। लेकिन उसने एक राजनीतिक प्रक्रिया जो ठंडी हो गई थी, लोग प्रतिकार करना भूल गए थे, सड़कों पर आना भूल गए थे, वो दोबारा से जिंदा कर दिया। और लोकतंत्र तभी बचा रह सकता है। लोहिया जी की बात कही कि लोहिया जी ने जनसंघ को खड़ा किया, हो सकता है, क्योंकि लोहिया जी के समय में मैं नहीं था, मैं छात्र था, तो मुझे नहीं मालूम। लेकिन लोहिया जी ने जो बात कही थी वो एक विचारधारा उनकी अलग थी, उनकी भी विचारधारा थी। जैसे आरएसएस की संघ की विचारधारा है, कांग्रेस की है, ऐसी समाजवादियों की विचारधारा भी थी। हो सकता है उनसे कोई गलती हो गई हो, लेकिन उस गलती को सुधारने का आज सही वक्त है। आज सही वक्त है कि भारतीय जनता पार्टी के संकीर्ण और सांप्रदायिक राजनीति से देश को बचाने के लिए सब लोग इकट्ठे हों, अन्यथा क्या होगा? आप देख रहे हैं हमारे पड़ोस में कितने देश हैं, छोटे छोटे, बड़े बड़े, सब हमारे दुश्मन बन गए। अगर मेरे ख्याल से कांग्रेस के मनमोहन सिंह जी का अभी नाम लिया, मैं उनका बहुत इज्जत करता हूं, उनसे मेरी वित्त मंत्री वो जी थे, जब थे हमारे शहर में आए, हम लोग 3 दिन साथ थे, प्रधानमंत्री के तौर पर उनसे मिलने का मौका मिला। वैसा आदमी भारतीय जनता पार्टी के पास है ही नहीं कोई। सबके मुंह में राम और बगल में छुरियां हैं। तो इनसे सावधान रहना, इनसे लोकतंत्र को बचाना, इनसे संवैधानिक संस्थाओं को बचाने के लिए हमें दरिया दिली दिखाना पड़ेगी और कांग्रेस के छाते के नीचे खड़े होकर लड़ाई लड़नी पड़ेगी। अगर ये मौका क्षेत्रीय दल चूक जाते हैं, चाहे उसमें अकाली दल हो, चाहे शिवसेना हो, चाहे बीजेडी हो, कोई भी हो, मैं तो क्षेत्रीय दल की बात कर रहा हूँ, तो ये उनके अस्तित्व के लिए इतना बड़ा संकट पैदा कर देगा कि उनके पास जहां जहां सत्ता भी है, तो सत्ता तो छोड़िए, सदन में घुसने की स्थिति में नहीं आ पाएंगे, क्योंकि वोट चुराने में ये दक्ष हैं, मास्टर हैं। तो ये आपको इतना मजबूर कर देंगे कि आप राजनीति से दूर हो जाए। तो कृपा करके देश के सारे क्षेत्रीय दल इस समय इस लड़ाई के महत्व को समझें और राजनीतिक विचारधाराओं
के अंतर के बावजूद राष्ट्र हित में इस लड़ाई में शामिल हो तो बात बनेगी, अन्यथा आप देखेंगे कि 2029 तक आते आते ये देश का कितने और नीचे चला जाएगा, इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। जी बिल्कुल, आपने सही चित्रण दिया और बहुत डिटेल में विस्तार में आपने कहा किस तरीके से रीजनल पार्टीज का अलाइन होना एक नेशनल पार्टी के साथ जरूरी है, चाहे वो एनडीए गठबंधन हो या इंडिया गठबंधन हो, नहीं तो देश का लोकतंत्र बचेगा नहीं। दया सिंह जी, आखिरी कमेंट, क्योंकि 5 मिनट शेष हैं, जो आप कहना चाहें, क्योंकि आपने 2 बार फिंगर रेस की, तो आप अपनी बात कहिए। नहीं, मुझे आज इतनी खुशी हुई, मैं दो ऐसे पत्रकार बंधुओं को देखकर मैं समझता हूं कि सच की आवाज मैंने बहुत समय बाद किसी की सुनी के पत्रकार इस विचार से सामने आए। अब मैं थोड़ी सी बात कर दूं। मुझे 10 साल सरदार हुक्म सिंह जो लोकसभा के स्पीकर रहे, वो जब सिंह सभा शताब्दी कमेटी के प्रधान बने, मैं सचिव था, मैं सेक्रेटरी के तौर पर उनके साथ 10 साल काम किया। मैं बड़ा अजीब हालात थे उस समय। 1974 में जेपी मूवमेंट आई, इंदिरा गांधी ने जसदार गुरचरण सिंह टोडा को बुलाया, कांग्रेस की एक समस्या है। मैंने कांग्रेसियों को कहा कि तुम्हारी एक समस्या है, तुम्हारे पास क्योंकि सिखों की एक पहचान है, जब आपके पास उस तरह की पहचान ही नहीं होगी तो सिख आपकी तरफ कैसे बढ़े। ये बहुत बड़ी समस्या है कि उनके पहचान का सवाल है। आप इस बात से सहमत होना ना होना ये आपका काम है। मुझे सरदार हुक्म सिंह के साथ काम करने, मुझे याद है कि इंदिरा गांधी लास्ट मोमेंट तक भी इस विचार की रही कि मुझे ब्लू स्टार ऑपरेशन ना करना पड़े। अडवाणी ने अपनी किताब माई कंट्री माई लाइफ के 411 से 416 पेज पढ़ लो, बाकी किताब ना पढ़ो। उसमें उन्होंने माना कि ब्लू स्टार ऑपरेशन इंदिरा गांधी नहीं करना चाहती थी, हमारे दबाव से उन्होंने ब्लू स्टार ऑपरेशन का दबाव किया और तब उन्होंने, और लास्ट मोमेंट पर भी इंदिरा गांधी ने लास्ट में कहा कि वायलेंस को वायलेंस से काउंटर नहीं किया जा सकता, बट सम मिसगाइडेड हिंदूज, वर्ड है 2 जून 1984 का, उन्होंने मेंशन किया कि सम मिसगाइडेड हिंदूज, हु वर द मिसगाइडेड हिंदूज। तो बीजेपी थी, जब अडवाणी ने मान ही लिया कि हमने किया तो मिसगाइडेड हिंदूज तो वो उन्हीं को कह रही थी। अफसोस इस बात का है कि हम लोग इस बात को पहचाने, जो आप बार बार बात कर रहे हैं। एक तो 1977 के बाद का अकाली दल, खास तौर पर जब इंदिरा गांधी ने कहा कि आप पंजाब में राज करो, जब ज्योति बसु को और टोडा को बुलाया 1974 में, तो उन्होंने कहा कि आप पंजाब में राज करो, मेरा केंद्र में साथ दे दो। जेपी जो मूवमेंट है, जो आरएसएस के नीचे आ गई है, मुझे इसके साथ काम करने, समझने दो। और ज्योति बसु मान के चले गए, 32 साल अनहिंडर्ड राज किया बंगाल में ज्योति बसु ने। और अकालियों ने क्या किया, अकालियों ने कहा कि हम अभी जाएंगे तो हमारी तो पार्टी खत्म हो जाएगी, कांग्रेस के साथ जाएंगे। नतीजा भुगत लिया कांग्रेस ने। सच्चाई तो सच्चाई है, उस सच्चाई को कैसे कोई छुपा ले। मैं आपकी बात से बिल्कुल असहमत नहीं हूं, मैं आप दोनों की बात से, बल्कि तीनों की बात से मैं सहमत हूं। जिस हालात, हाँ, मैं आज ये जरूर कहता हूं, मुझे दिग्विजय सिंह भोपाल मिले थे, मैंने दिग्विजय सिंह कहने लगे कि आप 24 अकबर रोड आओ। मैंने कहा जैसे ही 24 अकबर रोड आऊंगा तो एंट्री करूंगा तो मुझे तो कांग्रेसी बना देंगे। मैं कांग्रेसी बनना नहीं चाहता, कांग्रेसी होके मरना नहीं चाहता, क्योंकि आपके पास कोई चेहरा ही नहीं रहा जो पंजाब को रिप्रेजेंट कर सके। कभी गुरमुख सिंह मुसाफिर थे, कभी ज्ञानी जैल सिंह थे, गुरदयाल सिंह ढिल्लों थे, वो लोग सरदार हुक्म सिंह थे। उनके नाम दे, उनके आधार पर आप खड़े हो, अदरवाइज आप कैसे खड़े होंगे पंजाब में। तीसरी बात, एक लास्ट में और बात कर, मैंने पिछले 2024 में मैंने किताब भी लिखी इलेक्शन 2024 पर। मैंने उसमें लिखा कि 92% मुस्लिम ने वोट कांग्रेस को दिया। जो बार बार आप लोग इस बात का इशारा कर रहे थे, चाहे अखिलेश हो, चाहे लालू हो, चाहे ममता हो, चाहे, ये सारे कांग्रेस का ही पार्ट है। इन कांग्रेस से अलग होके कांग्रेस को इन्होंने मारा, अकाली दल या तमिलनाडु मारने नहीं आया। तो जो कांग्रेस का हित है, अब मुसलमानों की समस्या है, वो किसको वोट दे, वो कांग्रेस को देना चाहते हैं, इंडिया गठबंधन को दे दिया। अब इंडिया गठबंधन जिनको खड़ा करेगा उसी को वोट जाएगा। अब इसी दिल्ली में ही लगा लो, 4 सीट पर कांग्रेस को दे दिया, 3 सीट कांग्रेस को दी, 4 सीट आम आदमी पार्टी ने रखी। जो मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया था, नतीजा हिंदू मुसलमान हो गया। नतीजा क्या निकला, कांग्रेस को ये समझ करनी पड़ेगी। और दूरअंदेशी से मैं आज भी कहता हूं, मैं कांग्रेस विरोधी ना होते हुए भी कांग्रेस को मैं कहता हूं कि इस समय तुम्हारे पास मौका है, तुम सेंटर स्टेज पर हो, ये तुम्हारे साथ बंधु हैं, इनको बंधु के तरह
अपने भाइयों की तरह से, अपने साथियों की तरह से, जैसे नेहरू और गांधी। मैं एक लाइन और कह रहा हूं, 1920 का था, 1917 में गांधी चंपारण से आए, 1919 में जलियांवाला बाग हुआ, 1920 में बाबा खड़क सिंह की मीटिंग पे मोतीलाल नेहरू, गांधी, मोहम्मद अली जौहर और शौकत अली आए। मोहम्मद अली जौहर के आज भी शब्द सिखों के मन को कितने भाते होंगे जब मोहम्मद अली जौहर ने कहा, खालसा जी, हमारे बुजुर्गों ने हो सकता है आप पर ज्यादतियां की हो, मैं उसकी माफी मांगता हूं, मैं अपनी और अपने भाई शौकत की गर्दन पेश करता हूं, आपका मन करे तो काट ले, पर आज जरूरत है हम सबको एक होने की। जो राजू जी भी कह रहे थे और जो राकेश जी भी कह रहे थे, अब यही बात मैं इन्हीं के शब्दों में कह दूं कि आज कांग्रेस को जरूरत है उस हालात को, उस मोहम्मद अली जौहर के शब्द को सुनने की। आज कांग्रेस को यह समझना पड़ेगा, मेरा कांग्रेस से आती, मैं तो चाहता हूं कि इस समय सेकुलर को अगर इस देश को बचाना है तो कांग्रेस के बिना नहीं बचाया जा सकता, मैं गारंटी कर देता हूं, क्योंकि जिस रास्ते पर आरएसएस पड़ी है, मुझे चिंता इस बात की है कहीं इस देश के हालात ही ऐसे डिस्टर्ब ना हो जाए। इसकी चिंता बहुत मुश्किल से, बहुत शहादतों से हमने इस देश को बचाया है, इस देश के लिए लड़े हैं, मरे हैं, और गुरुओं ने कितनी कुर्बानियां की हैं इस देश को बचाने में, हिंदुस्तान को हिंदुस्तान बनाने में। सिख कभी भी ऐसा रास्ता नहीं अडॉप्ट कर सकते। मैं ये समझता हूँ, मुझे बड़ी खुशी है कि आप लोगों के साथ बैठकर मुझे आज बड़ी खुशी हुई कि दोनों विद्वान सज्जनों ने जिस ढंग से बात की है, मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया, आभार, और मैं आत्मजीत का आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने कहा कि आपको आज आना है, तो मेरे लिए एक खुशी का समय था। बहुत बहुत शुक्रिया जी। राजू जी अनम्यूट कर लीजिए, आप क्लोजिंग कमेंट कर दीजिए, क्लोजिंग कमेंट कर दीजिए 15-20 सेकंड में। अभी जो दया सिंह जी ने बात कही है, यही निर्भीकता, यही ईमानदारी जिसकी जरूरत आज श्रोमणी अकाली दल को है पंजाब में। इन्होंने ये बिल्कुल सही सवाल उठाया है कि कांग्रेस को भी जरूरत, इसीलिए जरूरत साथ लेने की कि कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है, तो उसका दायित्व भी बनता है। और उसी दिशा में काम मुझे लग रहा है कि राहुल गांधी ने शुरू कर दी है। अभी बाढ़ग्रस्त लोगों को मिलने के राहुल गांधी पंजाब आए हैं कुछ दिन पहले, और उसके बाद वो बड़े ऐतिहासिक गुरुद्वारा साहब पंजाब, वहां पे वो गए, और वहां पे उनको जो एक ट्रेडिशनल पारंपरिक जो सिख जो स्वागत करते हैं, सम्मान देते हैं, सिरोपाव, वो दिया गया। और वो उस गुरुद्वारा साहब के जो जो धार्मिक प्रबंध चलाने वाले लोग हैं, ग्रंथी हैं, दूसरे हैं, उन्होंने वो दिया। लेकिन उसकी विरोधता किसने की? श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरफ से, और दूसरे लोग उनकी तरफ से हुई है। मैं ये कह रहा हूं कि जो सिख कम्युनिटी है ना, सिख भाईचारा है, वो सेधित कहां से होता है? वो होता है गुरबानी से, गुरुओं की वाणी से, जो कि एसेंशियली सेक्युलर, लिबरल और प्रोग्रेसिव है। वो चैरिटेबल है। वो जी। सवाल जैसे मैंने पहले उठाया कि सवाल नैतिकता का भी है, एक बहुत बड़ा प्रश्न है। अब गुरबानी पे चलना या बाइबल के अनुसार क्रिश्चियंस को चलना या शास्त्रों के अनुसार हिंदुओं को चलना, ये उनका है। प्रॉब्लम शास्त्रों में, कुरान में, गुरबानी में कहीं नहीं। वो तो कहते हैं समस्या हम लोगों के अंदर है, आचरण अमल जो है हमारा। और दूसरी बड़ी बात जो मैं कहना चाह रहा हूं यहां पे, जी कुछ बोल रहे हैं दया जी? राजू जी की बात को एक सेकंड में बस, मैं ज्यादा नहीं। जी। जितना विरोध मास्टर तारा सिंह की ग्रैंड डॉटर ने और मैंने श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को किया, मैंने कहा तुम्हारा ये गलती है। और जब पहले बार भी राहुल जी आए थे पंजाब में, मैंने तब भी कहा था कि इस समय हमारा फर्ज बनता है कि उनका आदर सम्मान। और मुझे अगली बार जब राहुल गांधी ने दरबार साहब में सेवा की, वो देखने वाली थी, इंटरनेशनल लोगों तक, सिखों तक उसका वो गया। मैं दया सिंह जी, आप जैसे व्यक्ति हैं जो इस बात को समझते हैं। आपने राहुल गांधी यहां पे आए पंजाब में 2 दिन श्री दरबार साहब अमृतसर साहब में सेवा की और चले गए। एक बार मीडिया के सामने नहीं आए, ये बताने के लिए मैं यहां पे आया हूं करने।
मुझे लगता है, मेरे लिए बड़ा एक सुखद एहसास है कि जिस तरीके से राहुल का चरित्र जो है, उनका व्यक्तित्व जो है, जो अनफोल्ड हो रहा है, और मुझे ये बात मानने में बिल्कुल भी कोई, मैं गुरेज नहीं कर रहा हूं कि मेरे विचार उनके बारे में पहले ऐसे नहीं थे। उन्होंने अपने अमल के द्वारा इस बात को मजबूर किया है मुझ जैसे और लोगों को कि भाई ये बंदा सही बंदा है। देखिए, अकाली राजू दल जी, का एक राजू बहुत जी, एक लाइन में खत्म कर रहा हूं। अकाली दल का जो इतिहास है, अकाली दल में जब तक कांग्रेस का सुनहरा इतिहास था एज अ पार्टी, अकाली दल का भी सुनहरा इतिहास था। जब कांग्रेस के अंदर गड़बड़ियां हुई, अकाली दल के अंदर भी गड़बड़ियां हुई, लेकिन सही राहुल गांधी अब उसको सुधारने पे लगे हैं, और काश अकाली दल की मौजूदा नेतृत्व उससे कुछ सीखे, वो भी अपने अंदर अपनी राजनीति में एक स्ट्रेटेजिक नई दिलेरी वाली शिफ्ट लेके आए। जी। ये मेरा मैं मानना है, ये जरूरत है अकाली दल। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं कि यहाँ 3 पंजाबी बैठे हैं और जब ये बातें शुरू होती हैं तो इन बातों का कोई अंत नहीं है और ये इसलिए होनी मैं क्षमा भी चाहिए, चाहता हूँ। नहीं, मैं क्षमा भी ये चाहता होनी हूँ अपने चाहिए। दर्शकों ये से बड़ा कि कमाल का मंच है आपका, ऐसी बातें तो कभी होती नहीं है किसी उसमें। जी, ये तो चाहे 2 घंटे करवाए, और करवानी चाहिए। चारों। तो हाँ, मेरा चार कहने का चार मतलब है कि जब 4 चार पंजाबी अचल साहब 4 भी हैं पंजाबी शामिल। जब राकेश 4 अचल जी भी पंजाबी शामिल हो पंजाबी जाए हैं। तो जी, तो ये पंजाबी वो हैं। फिर वाह जी, तो बातें कहाँ से कहाँ पहुंच जाती हैं और उसके बाद क्योंकि हम लोग इमोशनल लोग हैं, तो जहाँ एक इमोशन छेड़ा वहां 10 इमोशन और जाग जाते हैं। फिर ये वो सारी कमाल का बातें ऊपर संवाद है आज लेकर का। जी, जी, आपको जी, श्रेय जी। जाता कि आपने इस कमाल के संवाद को आज ऑर्गेनाइज किया है। थैंक यू। आज की परिचर्चा में भाग लेने के लिए राकेश अचल जी वरिष्ठ पत्रकार, राजू विलियम जी वरिष्ठ पत्रकार और दया सिंह जी आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार, धन्यवाद। जय हिंद, सत श्री अकाल।